हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय वॉरियर्स। एज यू स्टूडेंट्स नो कि अभी हम लोग इस चैनल पे सेशन चला रहे हैं वोकैब का, ठीक है। वोकैब सीरीज चल रहा है, ओके। और मैं जल्द ही लाइव आऊँगी। बहुत सारे बच्चों का है मैम अभी आप लाइव क्यों नहीं आ रहे हो, अभी बस थोड़ा सा आप मेन प्री का एग्जाम दे के आए हो, थोड़े से रिलैक्स मोड में हो। एक बार आप फॉर्म में आ जाओ, फिर मैं लाइव आना शुरू कर दूँगी। मोस्ट प्रोबेबली मंडे ट्यूसडे से आई विल कम लाइव एंड मैं यूट्यूब पे क्या क्या स्ट्रैटेजी है हम लोग वो डिस्कस करेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग अभी हम लोग क्या करते हैं, वोकैब का सीरीज। वोकैब का सीरीज में आपको सिनोनिम्स चला गया है। वोकैब के सीरीज में मैं आपको वो सारे वोकैब करवा रही हूँ जो CHSL 2020 में अभी आया हुआ है, ठीक है। मैंने सिनोनिम्स करवा दिया है और सिनोनिम्स का आपका सारा PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो स्टूडेंट्स से मैं यही बोलूँगी, सजेस्ट करूँगी कि आप इस सेशन के डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ना ताकि आप हर दिन क्विज भी कर पाओ। और नकली टेलीग्राम चैनल भी है, तो जिन बच्चों कुछ बच्चों का कहना है मैम PDFs नहीं मिल रहे हैं, क्विज नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है यू आर नॉट ऑन द ऑथेंटिक चैनल। आप असली चैनल पे नहीं हो अगर आपको क्विज नहीं मिल रहा है। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए ना वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, ठीक है। सिनोनिम्स का आपके पास पहुँच जाएगा PDF और मैं क्लास का लिंक भी डाल दूंगी। आंसर के लिए आप क्लास देख देख के आंसर क्लिक कर सकते हो, आप सही आंसर टिक कर सकते हो। और स्पॉटिंग एरर्स का मैंने जो स्पॉटिंग एरर्स जितना भी CGL में आया हुआ है ना, वो मैंने पढ़ाया है अनअकैडमी यूट्यूब पे। मैं उसका भी लिंक टेलीग्राम पे डाल दूंगी ताकि आप सारा स्पॉटिंग एरर्स जो CHSL में आया है उसकी भी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। वोकैब तो मैं यहाँ करवा रही हूँ, बट अनअकैडमी यूट्यूब पे ग्रामर वाला पोर्शन चल रहा है। कल मैंने स्पॉटिंग एरर्स पूरा दिया हुआ, तो आप उसको भी देख लेना, ठीक है। आज मैंने डिसाइड किया, मैंने सिनोनिम्स करवा दिया, बट आई विल बी डूइंग एंटोनिम्स एज वेल, उसके लिए परेशान नहीं होना है। आज हम लोग इडियम्स करेंगे। एंड व्हाट आई फाउंड कि जो मैंने इडियम्स का आपको 600-700 का एक लिस्ट दिया हुआ है इडियम्स का, सारे उसी में से 2-3 नए आ गए हैं, बट बाकी तो सारे उसी में से है। तो उसी को अच्छे से रिवाइज करिए। कोशिश करना है कि मेंस में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में और इडियम्स में नंबर नहीं कटना चाहिए, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। द इरेडिकेशन ऑफ कोरोना वायरस। कुछ के एग्जाम्स में ना सेंटेंस के साथ इडियम आ गया है, और जब सेंटेंस के साथ आ गया तो योर टास्क बिकम्स ईजियर, और भी इजी हो गया। सेंटेंस का सेंस देख के भी आप डिसाइड कर सकते हो। ये जो अ फार क्राई का 2 मतलब होता है, ठीक है, और जो दूसरा मतलब होता है वो आपके ऑप्शन में नहीं है। एक फार क्राई का मतलब होता है बहुत दूर, बहुत दूर, वेरी डिस्टेंट, तो इसका आंसर ये है। लेकिन फार क्राई का एक और मतलब होता है, फार क्राई का एक और मतलब होता है वेरी डिफरेंट फ्रॉम, कोई भी चीज किसी चीज से बहुत अलग। तो इसका एक मीनिंग और भी होता है। एक सेंटेंस मैंने बताया, व्हाट यू सेड एंड व्हाट यू सेड वाज अ फार क्राई फ्रॉम व्हाट यू डिड। जो आपने किया, जो आपने कहा और जो आपने किया, जो आपने कहा वो बिल्कुल डिफरेंट था जो आपने किया। तो व्हाट यू सेड, जो आपने कहा, दैट वाज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू डिड। आपके कहने और करने में काफ़ी डिफरेंस था। तो एक फार क्राई का मतलब है डिफरेंट फ्रॉम भी होता है। तो ध्यान रखना है कि आपके ऑप्शन में तो वो नहीं है, बट मनी या टाइम्स हो सकता है कि इसके ऑप्शन में फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम भी आ जाए, तो ये भी इसका आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं। Let us move to next one. Living in a fool's paradise. Fools तो बेवकूफ़ होते हैं। फूल्स लोग को लगता है कि वो जन्नत में है, पैराडाइज में, उन्हें गलत फहमी होती है। लिविंग इन अ फॉल्स स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, उन्हें लगता है कि वो उनके अगल बगल खुशी खुशी है, हैप्पीनेस है, बट वास्तव में कुछ हैप्पीनेस नहीं होता है, वो गलत फहमी में है। दे आर इन अ फॉल्स स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है, फॉल्स स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, आपको लगता है कि आप खुश हो, बट आप इल्यूजन में हो, आप भ्रम में हो, आप खुश नहीं हो। तो क्या होगा? लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या हो गया? टू बिलीव रॉन्गली दैट योर सिचुएशन इज रॉन्ग। आप इल्यूजन में हो, आप भ्रम में हो, ओके, दैट योर सिचुएशन इज गुड, कि आप अच्छे सिचुएशन में हो, वास्तव में यू आर इन अ फॉल्स स्टेट ऑफ हैप्पीनेस पे। नेक्स्ट, शी मे बी द प्रिंसिपल। नो डाउट वो प्रिंसिपल तो है, बट इट इज द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हु रूल्स द रूस्ट। तो ये तो आपका काम आसान हो गया, इन्होंने सेंटेंस में दे दिया और भी इजी हो गया।
प्रिंसिपल तो वो है, बट स्कूल अथॉरिटी ही है ना जो मेन पर्सन है, हु रूल्स द रूल्स, जो रूल करता है। जो रूल करता है मतलब पूरा कंट्रोल उसी का है। ही इज इन कंप्लीट कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल। नेक्स्ट, टू पुट वंस फूट इन वंस माउथ, ये तो मैंने एनालिसिस में भी डिस्कस करवाया था। टू पुट वंस फूट इन वंस माउथ, अपने अपने पैर को अपने मुंह में डाल लेना। इसका मतलब है कि व्हाट, देखो सेंटेंस, टू एक्सीडेंटली एम्बैरेस और अपसेट समवन, किसी को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा करना या किसी को अनाय करना, इरिटेट करना, एम्बैरेस करना। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कॉट रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़े जाना, ये तो सबको पता है। कॉट रेड हैंडेड मीन्स कॉट इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ गलत काम कर रहे हो और रंगे हाथों पकड़े गए, दिस इज द आंसर। इडियम्स में बहुत ज़्यादा कुछ समझाने का है नहीं, बाकी तो इडियम्स एकदम इररेलेवेंट है कि हैंड कवर्ड विद ब्लड, रेड कलर का ऑब्जेक्ट चुरा रहे हैं, एप्पल एंड टोमेटोज, वेयरिंग अ रेड, ये सब तो एकदम इररेलेवेंट है। रंगे हाथों पकड़े जाना। टू बी ऑल ईयर्स, सारा है, जो मैंने आपको शीट प्रोवाइड किया है ना, उसमें कुछ कुछ आंसर्स गलत आ गए थे, बट मैंने उसको सारे को अपडेट कर दिया था। टू बी ऑल ईयर्स, या आप बोलते हो ना लेंड योर ईयर्स, लेंड योर ईयर्स, इसका मतलब, लेंड योर ईयर्स का मतलब होता है बहुत अटेंटिव होना। टू बी ऑल ईयर्स, इसका मतलब क्या है, देखो, टू हैव एक्स्ट्रा लार्ज ईयर्स, ये तो होगा नहीं। इम्पेशेंट का मतलब है किसी चीज को लेकर मतलब बहुत पेशेंस नहीं रखना, मीन्स टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन, मतलब बहुत लिसन अटेंटिवली। इसका एक और इडियम आता है, लेंड मी योर ईयर्स, मेरी बात को ध्यान से सुनो, लिसन अटेंटिवली, किसी चीज को बहुत ध्यान से सुनना। ओके, ये भी इजी है। टू लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ना, कोई कसर नहीं छोड़ना, मतलब एकदम पूरा एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट लगा देना, एवरी पॉसिबल एफर्ट लगा देना किसी काम को करने में। क्या होगा आंसर, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये सब आपके प्रीवियस पेपर के हैं, बट बीच बीच में आपको 2 3 4 5 कुछ नया वाला भी मिल जाएगा। टू रन लाइक अ हेडलेस चिकन, हो सकता है वैसे ये बहुत ज़्यादा अनकॉमन नहीं है, लेकिन इडियम्स के लिए क्या आता है, अगर आता है तो ईजी है, अगर नहीं आता है तो टफ है। ओके, टू रन लाइक अ हेडलेस चिकन, हेडलेस चिकन की तरह। और इसी से मिलता जुलता एक और आया था, डक इन अ रो। डक इन अ रो का मतलब है कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करना, एक ही कतार में बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना। और टू रन अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन, इसका मतलब क्या होगा, देखो सेंटेंस देखो, टू डू मेनी थिंग्स इन अ डिसऑर्गेनाइज। हेडलेस, ऐसा दौड़ रहे मतलब बिना हेड का चिकन, बिना हेड का चिकन मतलब क्या है, डूइंग समथिंग इन अ टू डू मेनी थिंग्स इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड। ओके, और इसी से मिलता जुलता अभी हाल फिलहाल में डक इन अ रो आया था, उसका मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड। इसका तो आपने किया है, डिसऑर्गेनाइज्ड जैसे आपने किया था ना, एट 6s and 7s, एट 6s and 7s, इसका बहुत सारा किया है। एम्ब्रोग्लियो, एट सी, दुविधा वाली हालत में। और एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत अरेंज्ड है अच्छी तरह से। तो टू रन अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन का मतलब है डिसऑर्गेनाइज्ड वे में काम को करना। मेक अ बिग टाइम, मेक अ बिग टाइम, सेंटेंस देखो, ऑप्शंस देखो, रीच अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, अर्न मोर देन नीडेड, अटेन फेम एंड सक्सेस, और स्पेंड मोर देन वन अर्न्स। ये तो नहीं होगा। टू मेक अ बिग टाइम का मतलब, बिग टाइम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फेमस होना, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल करना, सक्सेस हासिल करना। ही इज मेकिंग अ बिग टाइम मीन्स ही इज अटेनिंग फेम, फेमस हो रहा है, सक्सेस मिल रहा है। ओके, इज गेनिंग। नेक्स्ट, इन हॉट वाटर, जैसे इन हॉट वाटर, इन ट्रबल वाटर्स, गर्म पानी में है, मतलब क्या है, ट्रबल में, इज इन हॉट वाटर्स। हॉट वाटर्स का मतलब है मुसीबत में। रीड बिटवीन द लाइन्स, कभी कभी आप पोएम्स वगैरह भी पढ़ते हो तो टीचर बोलते हैं ना रीड बिटवीन द लाइन्स, कुछ ऐसे मीनिंग्स होते हैं ना जो स्पष्ट रूप से एक्सप्रेस नहीं किया हुआ होता है, तो आपको इन बिटवीन द लाइन्स पढ़ना होता है, उसका छुपा हुआ मीनिंग जानने के लिए, इम्प्लीकेटेड मीनिंग जानने के लिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू हैव टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब है रीड लाउडली ईच एंड एवरी वर्ड, नो, रीड वेरी स्लोली, नो, रीड केयरफुली ईच एंड एवरी, नहीं, अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्प्लाइड बट नॉट स्टेटेड डायरेक्टली। कुछ ऐसे लाइन्स होते हैं ना, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जैसे पोइम्स वगैरह में होता है, नॉवेल्स में भी होता है,
कि मतलब उस लाइन से डायरेक्टली उसका मीनिंग नहीं निकल रहा है, बट उस लाइंस को इन बिटवीन पढ़ के उसके अंदर जो छुपा हुआ मीनिंग है वो आपको डिराइव करना है। तो आंसर इज, इसी को बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। नेक्स्ट, अ गुड टर्न, ही प्रूव टू बी अ गुड टर्न। गुड टर्न वाले व्यक्ति को किसको बोलते हैं? मतलब जो समैरिटन्स होते हैं, जो दूसरों की हेल्प करते हैं। अ गुड टर्न का मतलब मत सोचना कि प्लेजेंट है, बहुत ऑप्शंस बहुत क्लोज है, ठीक है। जब ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं ना तो वहां पे आप एलिमिनेशन मत करना, एलिमिनेशन से भी रॉन्ग हो जाता है जब क्लोज ऑप्शंस होते हैं। फ्लूक नहीं करना, तुक्का मत लगाना, तुक्का वगैरह नहीं करना। गुड टर्न का मतलब होता है समैरिटन, जो हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं। हेल्पफुल एक्टिविटी, अ हेल्पफुल एक्ट, किसी को मदद करते हैं उसके लिए होता है अ गुड टर्न। नेक्स्ट, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, जैसे बोलते हैं ना ही वन बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। स्किन ऑफ वंस टीथ का मतलब होता है ना बहुत कम मार्जिन से जीतना, कोई भी चीज मतलब बहुत कम मार्जिन से, टू बाय अ वेरी थिन मार्जिन, वेरी नैरो। जैसे इलेक्शंस में कोई 1,000 किसी के बीच में 1-2 हज़ार का वोट्स का डिफरेंस रह रहा है तो बोलते हैं ना ही वन बाय अ वेरी थिन मार्जिन, वेरी नैरो मार्जिन, मतलब बहुत कम से जीत जाना, बिग नहीं है, ठीक है। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का मतलब बिग मार्जिन नहीं है, दैट इज नैरो मार्जिन। नेक्स्ट, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, ये भी शीट में है। कभी कभी आपके घर कोई ऐसे गेस्ट आ जाते हैं जो जिसको आप पसंद नहीं करते हो, तो उसके जाने पे आप खुशी मनाते हैं। एक बार वो जाता है, जाते समय उसका बैग दिखता है, जाते वक्त आप खुश हो जाते हो कि चलो चला गया, जिसको आप पसंद नहीं करते हो। तो टू बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ मीन्स बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स। किसी के जाने पे जो खुश हो जाते हो ना, वही हो। ऐसे गेस्ट जिसको आप पसंद नहीं करते हो, ये शीट में है, ये भी शीट में है। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, चलो फिर से ड्राइंग बोर्ड पे चले जाना। एक तो मैंने आपको बैक टू स्क्वायर वन बताया था, बैक टू स्क्वायर वन, स्टार्ट किया, फिर यहाँ पहुंच गया, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पहुंच गया। उसी तरह गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब आपने पहले कुछ प्लान बनाया था और आपका प्लान फेल हो गया, तो फिर से नया प्लान बनाया, बिकॉज अर्लियर प्लान फेल्ड। तो गो बैक टू द ड्राइंग, गो बैक मतलब आपका प्लान फेल हो गया, फिर से जाके ड्राइंग शुरू करो। पहला ड्राइंग अच्छा नहीं था, फेल हो गया, स्टार्ट प्लानिंग अगेन बिकॉज पहला वाला प्लान फेल्ड। तो इडियम्स में रिवाइज करते रहना। मेंस के लिए भी मैं मेंस की स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करूंगी। एक बार बच्चे थोड़े से फ्री हो जा रहे हैं, मेंस में कैसे कैसे स्ट्रैटेजी लेना है ताकि आपको मैक्सिमम स्कोर आए मेंस में। ओके, क्या क्या गलती नहीं करना है, टाइम कम रहता है, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, वो सब भी बात करेंगे हम। प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट, ये तो सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि किसी भी चीज़ का पहले एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसी ब्लूप्रिंट पे मतलब एक किसी भी चीज़ का फुल प्रूफ प्लान बनता है, ओके, और उसी पर चीज़ें एग्जीक्यूट होती है। तो ब्लूप्रिंट बनाना मतलब गिव अ डिटेल प्लान। किसी चीज़ का शुरू में एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, प्लान किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला, कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, इसकी तो मैंने कहानी भी बताई थी कि नेपोलियन ने वॉर तो जीत लिया था, बट इस वॉर के जीतने की कीमत पर उसके बहुत सारे सैनिकों का आर्म्स और लेग्स खो गया। किसी के आर्म वॉर में डिस्ट्रॉय हो गया, किसी का लेग खत्म हो गया। तो मतलब कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग हम उस चीज़ के लिए यूज़ करते हो ना, कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आपको जीत तो मिल जाती है, वो चीज़ आपको मिल जाती है, उस चीज़ को पाने के लिए यू हैव टू पे अ हैवी कॉस्ट एट द ग्रेट एक्सपेंस। किसी ग्रेट एक्सपेंस मतलब बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। टू बी एक्सट्रीमली, देखो वर्दी ऑफ द कॉस्ट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, टू बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। आपको किसी काम को करने के लिए आपको अपना हाथ और पैर गंवाना पड़ा, मतलब आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये तो एवरग्रीन है, हर एग्जाम में आ जाता है। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जब मैंने आपको इस प्लेटफॉर्म पे ब्लू कलर वाला इडियम्स करवाया था ना, उसमें भी है कोई भी समथिंग हैपनिंग अनएक्सपेक्टेडली, कोई भी चीज अनप्लेजेंट, कोई भी नेगेटिव, कोई भी अप्रिय चीज होना अचानक से, तो दैट वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अचानक, दैट हैपन सडनली, किसी के साथ कोई भी चीज अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, सडनली होता है, और वो भी कैसा चीज, कोई अच्छा चीज नहीं होता है, दैट इज एन अनप्लेजेंट थिंग। जैसे विंडफॉल, ये जो विंडफॉल होता है ना, ये अच्छे चीज के लिए, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस, किसी को अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिल गया,
तो ये तो पॉजिटिव के लिए, बट ये नेगेटिव सेंस में होता है, कुछ नेगेटिव के लिए। ओके, नेक्स्ट 2 डेज में हम लोग इसको खत्म कर लेंगे। देखो आ गया, टू गेट वंस डक इन अ रो। अब तो हेड वाला आया था, रनिंग अराउंड विदाउट, मतलब हेडलेस चिकन। हेडलेस चिकन वाला तो कोई भी चीज अस्त व्यस्त डिसऑर्गेनाइज्ड वे में, बट गेट वंस डक्स इन अ रो। रो का मतलब है एक ही कतार में अपने डक्स को रखना। इसका मतलब क्या है? हैविंग एवरीथिंग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। ऑप्शंस आराम से कर सकते हो। हैविंग नथिंग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, नथिंग प्रॉपरली, एवरीथिंग प्रॉपरली, मेसिली। मेस का मतलब भी होता है डिसऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्डरली वे में। तो डक इन अ रो का मतलब होता है ना हैव एवरीथिंग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ तो डिसऑर्गेनाइज्ड है, यहाँ भी चीज़ें डिसऑर्गेनाइज नहीं है, यहाँ भी नहीं है, बट इसमें होता है डक इन अ रो इज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। ओके, नेक्स्ट चाइल्ड्स प्ले। अरे ये तो बच्चों का खेल है, ये तो बच्चों का खेल है, ये बच्चों वाली खेल है, मतलब जिसको आप आराम से कर सकते हो, आपके लिए बहुत इजी है। जैसे बोलते हैं ना इट्स अ चाइल्ड प्ले फॉर मी, इट्स अ चाइल्ड प्ले फॉर मी, कि मतलब यू कैन इजीली डू इट, आप उसको आराम से कर सकते हो। और जो काम आप नहीं करते हो, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आप बोलते हो ना इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है। और जिसको आराम से कर लोगे, समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू, ये तो बच्चों का खेल, ये तो मैं आराम से कर लूँगा। नेक्स्ट अ सी चेंज। आप बोलोगे मैम, फिर बोलोगे कि आपने ये पढ़ा दिया है। जब मैंने सी वाला इडियम्स करवाया है, ठीक है, सी वाला इडियम्स करवाया था जब मैं थीमेटिक इडियम्स करवा रही थी ना, सी वाला, वहाँ पे जाके देखना। और कुछ बच्चों का होता है कि मैम मुझे ये वीडियो नहीं मिल रहा है, आप प्लेलिस्ट में जाओ, आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। और लास्ट 2 साल में 1 मिनट का भी कोई वीडियो डिलीट नहीं हुआ है, सारे वीडियोस हैं वहाँ। तो देयर वॉज अ सी चेंज इन हिम। मैं उससे 2 साल पहले मिला था, बट 2 साल पहले से लेकर टिल नाउ, टिल डेट, देयर इज अ सी चेंज, देयर हैज बीन अ सी चेंज इन हिम। सी चेंज का मतलब है किसी में बहुत बड़ा बदलाव, अ वेरी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, पूरी तरह से अ बिग चेंज। किसी चीज़ में बहुत बड़ा, व्यक्ति में बहुत बड़ा बदलाव आया है ना, मतलब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बहुत पूरी तरह से बदल गया। आ गया कोल्ड ब्लडेड मर्डर। टेररिस्ट किल थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल इन कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड हो या कोल्ड ब्लडेड मर्डर, कोल्ड ब्लडेड मर्डर मतलब ऐसा मर्डर जहाँ पे बिना इमोशंस, इमोशनलेस मर्डर, मतलब बहुत ब्रूटल, बहुत क्रूएल ढंग से किसी की मर्डर की जा रही है बिना किसी इमोशंस की। ओके, दैट इज नोन एज कोल्ड ब्लडेड मर्डर। अच्छा, कोल्ड ब्लडेड मर्डर में एक ऑप्शन ये भी है कि फ्रीजिंग टू डेथ। अरे ये नहीं, ठंडे जगह में डेथ मर्डर कर रहे हैं, कोल्ड ब्लडेड। टू ड्रैग वंस फीट। ड्रैग करना मतलब घसीटना। कभी कभी आपको कोई काम करने का मन नहीं करता, आपको जबरदस्ती घसीट के करवाया जाता है। ठीक, ऐसे काम में आप क्या रहते हो, ऐसे काम में आप डिले करते हो, जहाँ आपको कोई काम करने का मन नहीं है ना। टू ड्रैग वंस फीट मतलब घसीट के जबरदस्ती आपसे डिले कर करके काम करवा रहे हैं। तो ड्रैग वंस फीट मतलब यू आर नॉट वेरी प्रॉम्प्ट, आप बहुत प्रॉम्प्ट नहीं हो, चीज़ों को टालते हो, यू डिले इन टेकिंग अ डिसीजन। ठीक है, और ये सारे ऑप्शन तो बहुत इररिलेवेंट है, ये सब तो इन्होंने इसका लिटरल मीनिंग डाल दिया है। टू मेक बोथ एंड्स मीट। हाँ, ये आपके ना, ये आपके शीट में आंसर रॉन्ग चला गया था, तो फिर मैंने उसको इम्प्रूव करवा दिया था और बच्चों को ना 5-6 बार बोला था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं गलत आंसर ना चला जाए, तो बार बार स्ट्रेस करके बोला था कि इसको अच्छे से आंसर याद कर लो। मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब क्या होता है बताओ? हाँ, जैसे भी करके 2 समय की रोटी जुटाना, मतलब टू हैव इनफ मनी, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होना, पर्याप्त मनी होना जिससे आप अपनी लाइवलीहुड चला सके, जीवन यापन कर सके। तो मैंने इसको करेक्ट करवाते समय ना हर दिन क्लास में बोलती थी। ओके, कभी कभी आंसर गलत भी चला जाता है, तो टाइपिंग एरर हो गया था, तो मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया था कि यही आंसर है, टू हैव जस्ट इनफ मनी टू लिव। और ये आ भी गया एग्जाम में, तो होपफुली जिस चीज़ को आप ज़्यादा स्ट्रेस करके बोलते हो, एम्फोसिस डाल के, वो याद ही रहा होगा स्टूडेंट को। हरक्यूलियन टास्क, और मैंने हरक्यूलिस की कहानी भी सुनाई थी आपको, ये भी पढ़ाया है जब मैंने और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं ना, जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, वो बोलेंगे मैम ये भी पढ़ाया, वो भी पढ़ाया, हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि जो चीज़ें मैं पढ़ा दी हूँ, फिर से तो वो सब पढ़ोगे नहीं। तो आप आराम से एक दिन आराम से बैठ के ओके अच्छे से ढूंढो कौन कौन सा टॉपिक मैंने पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में जाना, आपको सब मिलेगा।
आराम से पूरा टाइम लो, एक दिन का पूरा टाइम लो। इडियम्स का सीरीज अलग है, वोकैब अलग है, क्लोज टेस्ट अलग है, फिलअप्स, इंप्रूवमेंट, एरर्स, प्रैक्टिस सब है। तो आराम से नोट्स बनाइए। ग्रीक इडियम्स जाइएगा ना, तो ग्रीक इडियम्स में मैंने हरक्यूलिस वाला पढ़ाया है। हरक्यूलिस किस लिए जाना जाता था? अपने स्ट्रेंथ के लिए, अपने ताकत के लिए। तो हरक्यूलियन काम ऐसा काम होता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। हरक्यूलियन टास्क इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है, एक ऐसा काम वेर यू नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट, वेर यू नीड अ लॉट ऑफ पावर, वेर यू नीड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, तो उसको हम बोलते हैं हरक्यूलियन टास्क। आई थिंक 60-70 एरर्स, 70 तक है, तो मैं 35 करके 2 दिन में आपका इडियम्स खत्म कर दूंगी। ये भी है, गेटिंग बटरफ्लाइज इन वन स्टमक। होता है ना, आपके एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है एंड यू आर वेरी एंशियस, यू आर वेरी नर्वस, तो आप बोलते हैं ना आई हैव बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। बटरफ्लाइज इन माई स्टमक का मतलब है यू आर फीलिंग वेरी एंशियस एंड नर्वस, व्हाट द रिजल्ट वुड बी। ओके, तो सस्पिशियस नहीं होना, डाउटफुल नहीं होना। अ ग्रे एरिया, ग्रे एरिया, ग्रे एरिया हम उस एरिया को बोलते हैं ना, ऐसा सिचुएशन, ओके बोलते हैं ना दिस इज अ ग्रे एरिया, ऐसा सिचुएशन जो बहुत अनक्लियर हो, जो बहुत वेग हो, ठीक है, बहुत वेग हो, अनक्लियर हो, ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं अ ग्रे पैच, अ ग्रे एरिया, अनक्लियर सिचुएशन। वैसा सिचुएशन जो बहुत स्पष्ट ना हो, क्लियर सिचुएशन नहीं दिख रहा है। टू बी इन द डार्क, किसी को अंधेरे में, किसी को अंधेरे में रखना मतलब उसको अनजान रखना, अनअवेयर रखना, इग्नोरेंट रखना। तो मैनी टाइम्स यू टेल ना कि अरे मुझे तो इसके बारे में नहीं पता था, आई वॉज केप्ट इन द डार्क, मुझे तो अंधेरे में रखा गया। तो इसका मतलब नहीं है ना कि मुझे रूम अंधेरा करके रखा गया। नॉट टू नो समथिंग दैट अदर्स आर अवेयर ऑफ, बाकी लोग को तो पता है बट आपको अंधेरे में रखा गया। हाँ, बैड मूड, बी ऑलवेज इन अ बैड मूड, नो, लर्न टू फेस डार्क प्लेसेस, नो, टू नो समथिंग, आप अंधेरे में थे बट बाकी सारे लोगों को पता था। अंडर रैप्स, रैप, रैप करके मतलब कवर करके, कोई भी चीज कवर, रैप, रैप कर करके कवर कर करके रखा जा रहा है, मतलब उसको छुपाया जा रहा है, उसको सीक्रेट रखा जा, उसको सीक्रेट रखा जा। ओके, तो इडियम्स और भी बहुत सारे देख रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चे स्टेट लेवल का भी पेपर भेज रहे हैं। अनअकैडमी पे मैंने कल शाम वाले बैच में उड़ीसा पीसीएस करवाया, बंगाल पीसीएस करवाया, पंजाब पटवारी, तो जो जो पेपर्स आ रहे हैं, इंग्लिश इज इंग्लिश, ऐसा नहीं है कि आप सीजीएल और बैंकिंग में ही पढ़ना है, इंग्लिश इज इंग्लिश। अभी जो पेपर्स और में आप देख रहे हो कितनी नई नई चीज़ें हम हर दिन सीख रहे हैं। ओके, पढ़ने के दौरान ना इट्स नॉट पॉसिबल कि पूरे कोर्स में सब सीख लो। अक्सर मैं आपको बोलती हूँ 70% चीज़ तो हम कोर्स के दौरान सीखते हैं और 30% तो प्रैक्टिस में सीखते हैं। तो वहाँ से भी मैंने न्यू इडियम्स कलेक्ट कर लिया है, बिकॉज व्हाट आई वांट कि मेंस में आपका एक इडियम भी गलत नहीं होना चाहिए, जितने नए हैं वो भी आप कवर कर लो, नॉट कवर अप। टेंटर हुक्स, टेंटर हुक्स भी करवा दिया है। टेंटर हुक्स में होना मतलब टेंट लगा के टेंटर हुक्स में होना मतलब टेंट लगाया है, डरा हुआ है, नर्वस है कि कहीं टेंट गिर ना जाए। तो टेंटर हुक्स में होना इज वेरी नर्वस होना, वेरी टेंस्ड होना, वेरी एंशियस होना, फुल ऑफ एंजाइटी होना, ठीक है। तो 30 कर दिया मैंने, आगे मैं और भी आपको करवा दूंगा। अच्छा 31 तक है, 35 तक कर लेते। फ्रेजल वर्ब में हो गया ये। तो जो बच्चे हमारे चैनल पे इंग्लिश विद रानी मैम पे पहली बार आए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना कि आपको क्या चाहिए और क्या क्या टॉपिक्स पे क्लासेस चाहिए, बिकॉज आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स दिखाता है कि आप कितने इंटरेस्टेड हो इंग्लिश में। एंड वंस यू हैव इंटरेस्ट इन इंग्लिश तो मेरा काम हो गया, एग्जाम तो ऐसे ही निकाल लोगे। मैंने फ्रेजल वर्ब पढ़ाया है आज से 1-1.5 साल पहले ही है, वीडियोस देख लेना, वो सब फिर से रिपीट नहीं होगा। फ्रेजल वर्ब के वीडियोस में मैंने फॉल वाला फ्रेजल वर्ब पढ़ाया है और उसी में ये पढ़ाया है फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब होता है अनसक्सेसफुल, कोई रिजल्ट, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलना। ओके, हिज जोक्स फेल फ्लैट, उसके जोक्स का ऑडियंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। नेक्स्ट, टू गो रेड इन द फेस। रेड इन द फेस का मतलब क्या होता है? हाँ, रेड इन द फेस का मतलब क्या है? गुस्सा नहीं होना, एम्बैरेस हो जाना। रेड वाला इडियम्स भी किया है, कलरफुल इडियम्स करवाया है, ग्रीन इडियम्स, रेड इडियम्स, ब्लू इडियम्स। ओके, अभी मैंने एयर वाला इडियम्स भी करवाया, लेकिन मुझे कुछ ऐड करना है, ठीक है। एयर इडियम्स, ओशन इडियम्स, सी इडियम्स भी करवाया। मैंने एयर इडियम्स करवाया है, बट एयर में मैंने अभी देखा कि एग्जाम में बहुत सारा एयर वाला, फ्लोटिंग इन एयर, अप इन द एयर, बहुत सारा नया नया आया है, तो उसको भी मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो
गो रेड इन द फेस मतलब बहुत शर्मिंदा हो जाना, शर्मिंदा हो जाना। नेक्स्ट, पुल समथिंग ऑफ, पुल ऑफ, पुल ऑफ भी है, ठीक है। पुल ऑफ, पुल ऑफ का मतलब क्या है? मेक समथिंग हैपन, पुल ऑफ। ओके, किसी चीज का होना, किसी चीज को अकर करना। ओके, मेक समथिंग हैपन, किसी काम को करना। ओके, किसी चीज को मटेरियलाइज करना, किसी चीज का होना। एक मैंने पुल टुगेदर भी करवाया, पुल टुगेदर, पुल टुगेदर का मतलब है काम डाउन हो जाना, शांत हो जाना। पुल टुगेदर शांत हो जाना भी बताया। पुल ऑफ हो गया, टू मेक समथिंग हैपन। गो टू द डॉग्स, चलो देखो आपने इतना सारा काम किया और सारा डॉग्स को चला गया, सारा डॉग्स को चला गया मतलब कोई भी चीज़ डेटोरिएट हो गया। फेल मत करना, फेल मत करना, क्योंकि आप इन दोनों में क्रेजी तो नहीं होगा, ये दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो। फेल हो जाना मतलब कोई चीज़ असफल हो जाना, बट यहाँ पे कोई भी चीज़ ना डेटोरिएट होना, कोई भी चीज़ धीरे धीरे। गो टू द डॉग्स मतलब वर्सन हो जाना, वर्सन हो जाना, वर्सन खराब हो जाना। लास्ट वाला, थिक एज थीव्स, हिंदी में बोलते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई, तो थिक एज थीव्स, जो थीव्स, थीव्स थिक, थीव्स की तरह थिक है, मतलब दोनों में बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है। इन जैसे बोलते हैं ना इन कहूट्स विथ, इन कहूट्स विथ, इन अलायंस विथ, इन पार्टनरशिप, किसी गलत काम के लिए आप पार्टनरशिप कर रहे हो, तो चोर चोर मौसेरे भाई वाला है, ठीक है। 35 इडियम्स कर लिया मैंने, और नेक्स्ट सीरीज में मैं 35 और करवा दूंगी, तो उससे क्या होगा कि आपका पूरा CHSL का इडियम्स हो गया रहे, ठीक है, पूरा इडियम्स होगा। सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। एरर्स मैंने करवा दिया है, स्पॉटिंग एरर्स जितना भी CHSL में आया है इसका मैं PDF अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगी, ठीक है, और जिस क्लास में करवाया है अनअकैडमी पे उसका लिंक भी डाल दूंगी। तो आपका स्पॉटिंग एरर्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, और अभी मैं 2 दिन और करवाऊंगी तो इडियम्स हो जाएगा, फिर वन वर्ड हो जाएगा, तो मतलब पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। ओके, और चलो मेंस का बैच आ रहा है, ठीक है। मेंस का बैच 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और बहुत ज़बरदस्त बैच होने वाला है। अनअकैडमी पे मैंने जितने भी बैचेस पढ़ाए हैं, तो मेंस का इस बार बहुत सारा प्लानिंग के साथ बहुत अच्छा बैच आ रहा है। प्लानिंग के साथ अच्छा बैच आ रहा है मतलब ये सोच के पढ़ना है और पढ़ाना है मुझे कि इस बार एवरेज बच्चों का 190 प्लस आए, 1 या 2 का नहीं, ज़्यादातर बच्चों का 190 प्लस आए, मतलब सारे एरियाज को कवर कर लेना है। और इस बार हमें ज़बरदस्त वर्क करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे और इडियम्स पे, क्योंकि वोकैब तो जितना आपने पढ़ लिया उसी को बार बार रिवाइज करना। मैं स्ट्रैटेजी बताऊँ, ये तो मेंस का बैच है, 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। देन यू हैव फाउंडेशन बैच, ये जो फाउंडेशन बैच है ना ये अभी चल रहा है, लेकिन ये भी अब खत्म होने पे, तो 10 से 15 के बीच में फाउंडेशन बैच भी आ रहा है, ठीक है। मेंस का बैच तो वही बच्चे करेंगे जिनका प्री अच्छा गया है, और मेंस का बैच में ना मैं बिगिनर्स को रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि मैं यही सोच के पढ़ाऊंगी ना कि प्री में तो इतना पढ़ लिया है, ये सब पहले से पता है, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जो फाउंडेशन बैच है इसमें बेसिक से जाएगा, यही सोच के पढ़ाना है कि बच्चे ने 2-3 साल से इंग्लिश छुआ भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं, तो ये 10 से 15 सितंबर के बीच में आएगा। लेकिन मेरे ये सारे बैचेस में एडमिशन आपको अलग अलग नहीं लेना। अगर आप मेंस के बैच में लेते हो तो ये मिल जाएगा, इस बैच में एडमिशन लेते हो मेंस का भी बैच मिल जाएगा, सारे बैचेस मेरे फ्री मिल जाएंगे, ओके। और मैथ्स का भी मिल जाएगा। और ये तो क्लोज टेस्ट, देखो बैच में अभी क्या आ रहा है, एक साथ मैं सब जगह बता देती। एक जगह अभी आपका मेंस का बैच आ रहा है 1 सितंबर से, ठीक है। फाउंडेशन बैच आ रहा है, इसका मैंने अभी डेट पक्का फिक्स नहीं किया, 10 से 15 के बीच में आएगा। मेंस का बैच 8 to 9:30 है, ये रात का बैच है, और ये जो है 3:30 to 5 का बैच, ओके। और एक प्रैक्टिस बैच भी आएगा। आप बोलोगे कि हाँ, और जिन बच्चों को लगता है कि वो मेंस, मैम हमें मेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी और टीचर से भी पढ़ा है, जो कुछ भी हो, तो आप प्रैक्टिस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस बैच 12 से 1 चलेगा। प्रैक्टिस बैच में हमें पूरा फोकस ही डालना है पैसेज पे, क्योंकि जब तक पैसेज को इम्प्रूव नहीं करोगे ना, वोकैब आप कितना पढ़ोगे, पढ़ना है पढ़ लिया, वोकैब ज़्यादा नहीं, जब तक पैसेज, क्लोज टेस्ट और PQRS नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। और मेरे सारे बैचेस आपको फ्री मिल जाएंगे। बस अनअकैडमी पे एडमिशन के लिए आपको ये कोड यूज़ करना है, रानी चैन, RANI10, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो आप इस नंबर पे फ़ोन कर लीजिएगा, 9540809387, ठीक है। अपने क्वेश्चन पेपर, डाउट्स वगैरह कुछ भी आप इस पर भेज सकते हैं,
और ये सारे टॉप एडुकेटर्स का बैचेस है, ठीक है। बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एसएससी एग्जाम्स, टीम फिनिक्स बैच है, हाँ। और ये एक मेंस का, अनअकैडमी पे मेंस का एक कंबाइंड बैच आ रहा है, ठीक है, मैथ्स का और इंग्लिश का, ठीक है। बी द बेस्ट एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम विद इन 3 months बैच इन हिंदी बाय टॉप एडुकेटर्स। तो मेरा और मैथ्स के टीचर का आपका 2 बैच आ रहा है, ठीक है, मतलब एक ही बैच आ रहा है। मेंस का वही बैच है जो मैं मेंस का बैच के बारे में बात कर रही हूँ ना, 1 सितंबर से, ये वही बैच है। तो मैथ्स और इंग्लिश दोनों टीचर्स का बैच आ रहा है, ये सारे बैचेस है और स्ट्रॉन्ग लाइनअप ऑफ बैचेस है। ये सारे आस्क योर डाउट वगैरह अक्सर तो बताती ही रहती, ठीक है, ये सारा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन।